नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना चल रहा है और इन दिनों शायद आप में से बहुत से लोग किसी न किसी रूप में भगवान शिव की पूजा कर रहे होंगे। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा होगा, कोई मंदिर जाकर महादेव के दर्शन कर रहा होगा, कोई सोमवार का व्रत रख रहा होगा और कोई बस मन ही मन कह रहा होगा हर हर महादेव। लेकिन आज इसी सावन में मैं आपसे भगवान शिव के बारे में एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जिसे हम देखते तो हमेशा हैं, लेकिन शायद उसके पीछे छिपे अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश कम ही करते हैं। हम भगवान शिव को कई रूपों में देखते हैं, कभी ध्यान में लीन, कभी नटराज के रूप में, कभी विनाश और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में। लेकिन एक रूप ऐसा भी है जहाँ शिव अकेले नहीं है, वहाँ शिव के साथ है शक्ति, और वह स्वरूप है अर्धनारीश्वर। एक ही शरीर, एक ओर शिव और दूसरी ओर शक्ति, आधा पुरुष आधी स्त्री, लेकिन अस्तित्व एक। अब जरा ठहरकर सोचिए, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक स्वरूप है या इसके भीतर कोई ऐसा संदेश भी छिपा है जो आज के आधुनिक समाज के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है? क्योंकि हजारों साल पहले हमारे दर्शन ने एक ऐसे स्वरूप की कल्पना की जहां पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। और शायद यहीं से हम जेंडर इक्वलिटी को समझने की एक अलग शुरुआत कर सकते हैं। शिव को अक्सर चेतना का प्रतीक माना जाता है और शक्ति को ऊर्जा का। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन, अर्थात दोनों का अपना महत्व है और दोनों मिलकर एक पूर्ण अस्तित्व बनाते हैं। यही बात हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। पूर्णता किसी एक शक्ति से नहीं आती और शायद यही बात हमारे समाज पर भी लागू होती है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि स्त्री और पुरुष बिल्कुल एक जैसे हो जाएं, क्योंकि वे एक जैसे नहीं हैं। उनकी क्षमताएं, अनुभव, शरीर और व्यक्तित्व अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग होने का अर्थ कम या ज़्यादा होना नहीं है। समानता का अर्थ समान होना नहीं है, समान सम्मान और समान अवसर होना है। अब यहाँ सवाल आता है, लेकिन समाज ने क्या किया? समय के साथ हमने स्त्री और पुरुष के लिए कुछ भूमिकाएं तय कर दी। हमने कह दिया यह काम औरत का है, यह काम मर्द का है। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों को इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं। घर संभालना महिला की जिम्मेदारी है, कमाना पुरुष की जिम्मेदारी है। और धीरे धीरे इन बातों के नियमों का स्वरूप ले लिया। फिर ये नियम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। लेकिन एक सवाल है, क्या प्रकृति ने सच में ये सीमाएं बनाई थी या हमने खुद बनाई थी? एक बच्चा पैदा होते ही यह तय करके नहीं आता कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा। उसे समाज बताता है, तुम लड़के हो, तुम्हें मजबूत बनना है, तुम लड़की हो, तुम्हें सीमाओं में रहना है, और यही से समस्या शुरू होती है। दूर नहीं है और लड़का भावनाहीन नहीं है। एक लड़की अगर अपने परिवार का ख्याल रखती है तो उसका योगदान छोटा नहीं है, लेकिन अगर वही लड़की अपने सपनों के लिए घर से बाहर निकलना चाहती है तो उसके सपनों को छोटा समझना भी गलत है। उसे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, अधिकारी बनना है, व्यवसाय बनना है, या सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसे यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने जीवन का रास्ता चुन सके। उसी तरह अगर एक पुरुष अपने परिवार के लिए भावनात्मक रूप से मौजूद रहना चाहता है, अपने बच्चों की देखभाल करना चाहता है या अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चाहता है, तो उसे कमजोर कहना भी गलत है, क्योंकि मर्द होने का अर्थ भावनाहीन होना नहीं है और औरत होने का अर्थ कमजोर होना नहीं है। जेंडर इक्वलिटी किसी के खिलाफ नहीं है। कई बार जेंडर इक्वलिटी की बात सुनते ही लोग सोचते हैं, क्या पुरुष और महिला के बीच मुकाबला होगा? नहीं, यह मुकाबले की बात नहीं है। यह किसी को नीचे गिराकर किसी दूसरे को ऊपर उठाने की बात नहीं है। किसी महिला को आगे बढ़ाने के लिए किसी पुरुष को पीछे करने की जरूरत नहीं है, और किसी पुरुष को सम्मान देने के लिए किसी महिला का सम्मान कम करने की जरूरत नहीं है। सच्ची समानता वहाँ है जहाँ दोनों को अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले, जहाँ किसी की क्षमता का फैसला उसके जेंडर से नहीं, उसके कर्म और योग्यता से हो। अर्धनारीश्वर हमें क्या सिखाता है? अर्धनारीश्वर हमें यह नहीं सिखाता कि स्त्री और पुरुष एक जैसे हैं, वह इससे कई ज़्यादा खूबसूरत बात सिखाता है। अलग होकर भी समान सम्मान पाया जा सकता है। एक ही अस्तित्व में दो अलग शक्तियाँ हो सकती हैं और दोनों की अपनी जगह महत्वपूर्ण होती हैं। सोचिए, अगर हम इस विचार को अपने परिवार में उतार दें तो
बेटी को यह ना कहें कि तुम लड़की हो इसलिए यह नहीं कर सकती, बल्कि कहें अगर तुम करना चाहती हो तो मेहनत करो और आगे बढ़ो। बेटे को ये ना कहें तुम लड़की हो रोना मत, बल्कि कहें तुम इंसान हो, तुम्हें भावनाएं महसूस करने का भी अधिकार है। तभी तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो सिर्फ सफल नहीं होगी बल्कि संवेदनशील भी होगी। समानता की शुरुआत घर से होती है। हम जेंडर इक्वलिटी की बात बड़ी बड़ी सभाओं में करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन इसकी असली शुरुआत कहाँ से होती है? घर से। जब बेटे और बेटी को समान शिक्षा मिले, जब दोनों की राय सुनी जाए, जब बेटी के सपनों को शादी के बाद क्या करना है तक सीमित न किया जाए, और जब बेटे पर भी सिर्फ कमाने और मजबूत बने रहने का दबाव न डाला जाए, तब जेंडर इक्वलिटी सिर्फ एक शब्द नहीं रहेगी, वह जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। और शायद यही अर्धनारीश्वर का सबसे बड़ा संदेश है। सावन में हम शिव को जल चढ़ाते हैं, उन्हें सुख शांति की प्रार्थना करते हैं, लेकिन शायद इस बार आप शिव की पूजा करें तो एक क्षण के लिए अर्धनारीश्वर को भी याद कीजिएगा और खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं अपने आसपास स्त्री और पुरुष को समान सम्मान देता हूँ? क्या मैं अपनी बेटी को वही सपने देखने देता हूँ जो अपने बेटे के लिए देखता हूँ? क्या मैं अपने बेटे को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आज़ादी देता हूँ? क्या मैं किसी इंसान को उसके जेंडर के आधार पर कम या ज़्यादा मैं समझता हूँ? क्योंकि बदलाव हमेशा बड़ी बड़ी बातों से नहीं आता, कभी कभी एक सोच बदलने से एक परिवार बदल जाता है। एक परिवार बदलता है तो एक पीढ़ी बदलती है, और एक पीढ़ी बदलती है तो पूरा समाज बदल सकता है। तो इस सावन जब आप कहें हर हर महादेव, तो उसके साथ उस विचार को भी याद रखिए, जहाँ शिव और शक्ति एक ही अस्तित्व के दो आवश्यक पक्ष हैं, आधा शिव आदि शक्ति, लेकिन पूर्ण अस्तित्व। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी सीख है। किसी को ऊपर उठाने के लिए किसी दूसरे को नीचे गिराने की जरूरत नहीं होती। स्त्री को पुरुष से लड़ना नहीं है, पुरुष को स्त्री से जीतना नहीं है। दोनों को मिलकर एक ऐसा समाज बनाना है जहां इंसान की कीमत उसके जेंडर से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व, क्षमता और कर्म से तय हो। क्योंकि समानता की शुरुआत अधिकारों से होती है, लेकिन उसकी मंजिल समान है। और जिस दिन हम एक दूसरे को सिर्फ स्त्री या पुरुष के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू कर देंगे, शायद उसी दिन हम अर्धनारीश्वर के उस संदेश को सच में समझ पाएंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।